गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए मुझे लास्ट टॉपिक मैंने कल आपको क्या करवाया था? सर कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो गए, स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, याद आ गया। देखिए कल आपके बैच में हमने पॉलीसैकेराइड्स लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, कल जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे थे, ऑल्दो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में से इस बार डिलीट हो गया, लेकिन वैसे भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट एक कांसेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्वर्जन ऑफ शुगर। आपको याद है हम कल डाइसैकेराइड्स करे थे और डाइसैकेराइड्स में सबसे पहला सुक्रोज मैंने आपको करवाया था, जो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्युबल इन वाटर होता है। सुक्रोज के बारे में याद रखिएगा, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, वो टॉलरेंस ऑफ वेलिंग्स टेस्ट नहीं देती। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड जिसमें अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बाइंडेड होते हैं। किसी भी ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में जो वेरियस कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स होती है ना, वेरियस सैकेराइड यूनिट्स होती हैं, दे आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बायोलॉजिकली जिसे आप ग्लाइकोसिडिक बोल रहे हो, वो ऑर्गेनिक में केमिकली दैट इज कॉल्ड एन ईथर ग्रुप। जब एक कार्बोहाइड्रेट का OH दूसरे कार्बोहाइड्रेट के OH के साथ वाटर निकालता है तो बीच में एक O बचता है। तो वो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, that is responsible to bind various saccharide units with one another. तो सुक्रोज में आप याद रखिएगा, एक तो दोनों की फॉर्म याद रखिएगा, सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज होता है और बीटा फ्रक्टोज होता है, ठीक है। और सुक्रोज एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर होती है जो 66.5 डिग्री की डेक्स्ट्रो रोटेशन एग्जिबिट करती है, लेकिन जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसके जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, उसमें से ग्लूकोज तो 52.5 डिग्री की डेक्स्ट्रो रोटेशन शो करेगा, लेकिन जो फ्रक्टोज मिलेगा वो उससे कहीं ज्यादा लिवो रोटेशन शो करेगा, -92.4 डिग्री की। तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट आता है प्रोडक्ट में, वो लिवो रोटेटरी आता है। सो जब आप एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिएक्टेंट से एक नेट लिवो रोटेटरी प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ शुगर कहा जाता है और अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के इक्विमोलर मिक्सचर को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको माल्टोज करवा दिया था। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट। माल्टोज में याद रखिएगा 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स में एक अल्फा ग्लूकोज का कार्बन 1 दूसरे अल्फा ग्लूकोज के कार्बन 4 से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको लैक्टोज करवाया था, जिसे आप मिल्क शुगर भी बोलते हो। लैक्टोज के बारे में याद रखिएगा, एक बीटा गैलेक्टोज और एक बीटा ग्लूकोज होता है। बीटा गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 को हम बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से कनेक्ट कर देते हैं। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट C4, जबकि एनोमर्स वो होते हैं जो सिर्फ कार्बन 1 पे डिफर करते हैं, जैसे हमने अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज देखे थे। इसके अलावा मैंने पॉलीसैकेराइड्स भी बताए थे आपको कल। पॉलीसैकेराइड्स में हमने 2 पॉलीसैकेराइड डिस्कस करे थे, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। दोनों का ही फॉर्मूला सेम होता है, C6H10O5 स्टार्च और सेल्यूलोज में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस स्टार्च में और सेल्यूलोज में। स्टार्च, पहले तो सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों ही कलरलेस अमोर्फस सॉलिड होते हैं, ये तो सिमिलैरिटी है। स्टार्च भी एक कलरलेस या व्हाइट कह लो, व्हाइट अमोर्फस सॉलिड होता है, सेल्यूलोज भी एक व्हाइट अमोर्फस सॉलिड होता है। डिसिमिलैरिटीज ये है कि स्टार्च इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल सेल्यूलोज इज टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, स्टार्च इज इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, सेल्यूलोज डज नॉट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन। तीसरा, स्टार्च कैन बी डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमाइलेज इन सलाइवा, but the cellulose can't be digested in our body because the enzyme cellulase is absent in our body. और लास्ट डिफरेंस ये याद रखिएगा कि स्टार्च इज मेड अप ऑफ जस्ट अल्फा ग्लूकोज यूनिट व्हाइल सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट। इसके अलावा आप ये डिफरेंस भी कह सकते हैं कि स्टार्च इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट व्हाइल सेल्यूलोज इज अ सिंगल कंपोनेंट। स्टार्च 2 चीजों के मिक्सचर से बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, जिसमें अमाइलोज एक माइनर कंपोनेंट होता है 10 to 20%, मेजर कंपोनेंट अमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 90%, और जो भी ब्लू ब्लैक कलर आता है स्टार्च का वो अमाइलोज की वजह से आता है, अमाइलोपेक्टिन की वजह से नहीं आता, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट सेल्यूलोज एंड स्टार्च। इसके साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गया था और आज की क्लास में हम प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। हमारा दूसरा कार्बोहाइड्रेट देखिए, प्रोटीन्स को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर द कॉम्प्लेक्स बायोपॉलीमर्स of high molecular mass
which are made up of large number of amino acid units. देखो एक चीज ध्यान से सुनो, अभी मैं पूरी डेफिनेशन बताऊंगा लेकिन पहले ध्यान से सुनो। आप सब लोगों को मालूम है कि एक पॉलीसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, एक पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे मोनोसेकेराइड कौन सी लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जिस तरह से पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। प्रोटीन भी एक पॉलीमर का नाम है और उस पॉलीमर की जो मोनोमेरिक यूनिट है वो है अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड से जोड़ने वाली जो लिंकेज है वो है पेप्टाइड लिंकेज। तो जितने भी प्रोटीन होते हैं ना वो पॉलीमेरिक चेन्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, जिसकी वजह से उनका हाई मॉलिक्यूलर मास भी हो जाता है, और क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली रेस्पॉन्सिबल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी, इसलिए उन्हें बायोपॉलीमर्स कहा जाता है। मैंने आपको बताया था एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ एंड एनीथिंग एसेंशियल टू लाइफ इज कॉल्ड बायो, उसमें बायो वर्ड लगा देते हैं। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, proteins are the complex biopolymers of high molecular masses which are made up of large number of amino acid units held together by peptide linkage। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, proteins are the complex biopolymers of high molecular mass which are made up of large number of amino acid units held together by peptide linkages। प्रोटीन की मोनोमेरिक यूनिट का नाम होता है मोनोमेरिक यूनिट, होती है इनकी अमाइनो एसिड्स, और इन अमाइनो एसिड को जोड़ने वाली लिंकेजेस का नाम होता है पेप्टाइड लिंकेजेस। ठीक है, प्रोटीन जो वर्ड है ना वो एक ग्रीक टर्म से लिया गया है। देयर इज अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोज। प्रोटियोज का मतलब होता है समथिंग वेरी एसेंशियल, बहुत ही एसेंशियल चीज जो होती है उसे हम प्रोटियोज, ग्रीक में प्रोटियोज बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर हम इन सबको भी रिलेटिवली कंपेयर करें ना, तो अमंग ऑल द बायोमोलिक्यूल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। सो दैट्स व्हाई इन्हें मोस्ट एसेंशियल वर्ड की वजह से इन्हें प्रोटीन्स नाम मिला। प्रोटियोज वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है समथिंग वेरी एसेंशियल, समथिंग वेरी highly required by the body। ठीक है, so proteins are the complex biopolymers of high molecular masses which are made up of large number of amino acid units held together by the peptide linkages। ये भी याद रखिए कि प्रोटीन हमारी बॉडी में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म से हमारा मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें आप किसी और नाम से जानते हो, लेकिन जब आप उनकी नेचर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि वो भी प्रोटीन ही है। ठीक है, हमारी बॉडी में तीन ऐसे और केमिकल्स कह लो या तीन ऐसे बायोमोलिक्यूल्स कह लो जिसे आप किसी और नाम से जानते हो, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज। देखिए जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, हार्मोन्स मालूम है ना क्या होते हैं? हार्मोन्स का कोई मतलब बता सकता है? हार्मोन्स का मतलब बता सकता है कोई? Sir, they are the biochemicals released by the organs of the body. Sir, they are directly released into blood, they are released by the ductless glands of our body। ठीक है, आप कह सकते हैं। देखिए हार्मोन्स कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स हैं which are required to carry out various metabolic processes in our body। हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिक का मतलब समझते हैं ना? मेटाबॉलिक मींस द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। एनाबॉलिक आर द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस एंड द कैटाबॉलिक आर द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों की फॉर्मेशन भी होती है
और बहुत सारी चीजों का ब्रेक डाउन भी होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस होते हैं इन्हें कलेक्टिवली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहलाते हैं। और ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को प्रॉपरली और स्मूथली फंक्शन करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए कुछ हार्मोन्स की जरूरत होती है। और जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में होते हैं ना, वो सब भी प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं प्रोटीन हमारी बॉडी में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑल हार्मोन्स इन आवर बॉडी आर प्रोटीन्स। तो अगर आपसे प्रोटीन के फंक्शंस पूछे जाए ना, तो हार्मोन के फंक्शन भी प्रोटीन के ही फंक्शन माने जाएंगे। अगर देखो मान लीजिए मैं आपको बताता हूं 4 फंक्शंस प्रोटीन के 4 फंक्शंस मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पहला फंक्शन तो आप ये बताएंगे कि दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी जो डे बाय डे मल्टीप्लाई करती है, हम ग्रो करते हैं, हमारी सेल्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो वो प्रोटीन्स की वजह से ही होती हैं। दैट्स व्हाई आपने सुना होगा कि प्रोटीन्स आर रेफर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो पहला यूज तो आप बताएंगे कि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड दे आर रिक्वायर्ड बाय फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर दूसरा यूज ये बता देंगे कि इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स they are required to carry out various metabolic activities in our body। हार्मोन्स की प्रेजेंस फॉर्म में वो हमारी बॉडी की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्मूथली कैरी आउट करते हैं। फिर आप बताएंगे इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स दे हेल्प्स टू कैटलाइज वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए, उन्हें कैटलाइज करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस यूज होते हैं वो एंजाइम्स होती हैं, और एंजाइम्स भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ठीक है। फिर आप एंटीबॉडीज की फॉर्म में दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट वेरियस माइक्रोब्स और पैथोजेंस। हमारी बॉडी को छोटे मोटे डिजीज के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज भी प्रोटीन ही होती हैं। तो एंटीबॉडीज के फंक्शन, एंजाइम्स के फंक्शन और हार्मोन्स के फंक्शन, ये सब भी प्रोटीन के ही फंक्शन माने जाते हैं, ठीक है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना, क्लियर सुन रहे हैं ना? यस सर। सर एक बार हार्मोन का फंक्शन दोबारा बता दो। हार्मोन्स आर द सीक्रीशंस रिलीज्ड बाय द डक्टलेस ग्लैंड्स एंड दे आर रिस्पांसिबल टू कैरी आउट द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। They are responsible to carry out the various metabolic activities of our body। ओके सर, ठीक है। तो देखिए अब हम ये अभी सब इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो मैंने प्रोटीन स्टार्ट भी नहीं करा। अभी तो मैंने प्रोटीन के बस मोनोमर का नाम बताया, लिंकेज का नाम बताया और उसके यूजर्स बताए। अब देखिए अगर आपको प्रोटीन डिटेल में पढ़ना है ना, तो आपको उसकी एक अमाइनो एसिड, उसकी एक मोनोमेरिक यूनिट डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद अमाइनो एसिड। पहले समझते हैं एक अमाइनो एसिड कैसा होता है, इसे अमाइनो एसिड क्यों बोलते हैं, अमाइनो एसिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। तो पहले अमाइनो एसिड को डिटेल में पढ़ते हैं, और जब हमें एक अमाइनो एसिड समझ में आ जाएगा फिर हम ये समझेंगे कि एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है। फिर हम उन्हें ज्वाइन करेंगे, और जब हम उन्हें ज्वाइन कर लेंगे तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन को समझने के लिए हमें उसकी एक मोनोमेरिक यूनिट को समझना पड़ेगा। जिस तरह से एक वॉल को स्टडी करने के लिए पहले आपको एक ब्रिक की डायमेंशंस मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ब्रिक की डायमेंशन है मालूम है तो आप पूरी वॉल की डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपको प्रोटीन को समझना है तो पहले उसके अमाइनो एसिड को समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद अमाइनो एसिड, देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होती है, ठीक है। देखिए अगर इनको डिफाइन करना हो कि व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स व्हिच एसेंशियली कंटेन एन एसिडिक ग्रुप एज वेल एज एन अमाइन ग्रुप। इनका नाम से पता चल रहा है अमाइनो एसिड, इनमें एक अमाइन ग्रुप भी होता है NH2 और एक एसिड ग्रुप भी होता है COOH। दो फंक्शनल ग्रुप तो होते ही होते हैं, NH2 जरूर होगा और एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप जरूर होगा। So amino acids are the monomeric units of proteins which essentially contain the basic amine group and the acidic carboxylic group। amine group तो बेसिक होता है, उस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है, वो H+ दे सकता है, ठीक है। तो बेसिक अमाइन ग्रुप और एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूं, मोनोमेरिक यूनिट्स
which essentially contain a basic NH2 group and an acidic COOH group। तो ये डेफिनेशन हो गई अमाइनो एसिड की, ठीक है, कि अमाइनो एसिड की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ये ऐसी मोनोमरिक यूनिट होती है प्रोटीन्स की जो एसेंशियली एक बेसिक NH2 ग्रुप एंड एन एसिडिक COOH ग्रुप कंटेन करती है। ये क्लियर है? अब देखिए ध्यान से समझिए, अमाइनो एसिड्स के बारे में याद रखिएगा। अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि बेसिक NH2 ग्रुप और एसिडिक COH ग्रुप कैसे होते हैं। द स्मॉलेस्ट या सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड और इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 COOH। ध्यान से समझिए, इस स्ट्रक्चर को एक तो याद रखना है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, दिस इज एन अल्फा कार्बन। बेसिकली इन अमाइनो एसिड्स का पूरा नाम ना अल्फा अमाइनो एसिड्स होता है, क्योंकि अल्फा ग्रुप पे ही अमाइन लगा हुआ है और अल्फा पे ही COH लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो अल्फा कार्बन है ये दोनों के रेस्पेक्ट में अल्फा है। आपको पता है ना, फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, तो ये COH के बराबर में भी है और NH2 के बराबर में भी है। तो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक कॉमन अल्फा कार्बन पे लगे हुए हैं। सो दैट्स व्हाई ऑल अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड द अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो इन्हें अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। अब देखो मैं इसमें एक चीज बना रहा हूं, ध्यान से देखना। बीच में ये CH2 दिख रहा है आपको, इसे मैं ऐसे दिखा देता हूं, दिस इज CH2। ये तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। अब इसमें ये बॉक्स वाला पोर्शन देखो, ठीक है, जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली देयर आर 20 अमाइनो एसिड्स ऑफ जनरल अकरेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल 20 होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं, आज की डेट में हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैव बीन आइसोलेटेड, लेकिन 20 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो जनरल अकरेंस के होते हैं। जनरल अकरेंस मतलब जो हर प्रोटीन के अंदर मिलते ही मिलते हैं आपको, ठीक है। सो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जनरल अकरेंस के, और उन 20 के 20 अमाइनो एसिड्स में ये जो बॉक्स वाला पोर्शन है ना, ये कॉमन होता है। इतना पोर्शन तो सब में होगा ही होगा, चेंज होगा तो बस यहाँ पे, अगर यहाँ H लगा हुआ है तो ये सिंपलेस्ट हो गया ग्लाइसिन। अगर मैं H हटा के CH3 लगा दूं तो ये हो जाएगा एलानाइन। अगर मैं कुछ और लगा दूं तो कुछ और बच जाएगा। तो इस H की जगह अलग अलग ग्रुप सब्स्टिट्यूट होते जाते हैं, अलग अलग चेन सब्स्टिट्यूट होती जाती हैं और अलग अलग अमाइनो एसिड बनते जाते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन सब में कॉमन रहता है। 20 के 20 अमाइनो एसिड में दिस फ्रैगमेंट रिमेन्स सेम, चेंज बस यहाँ पे अल्फा कार्बन पे लगे हुए एक हाइड्रोजन पे आता है। इस हाइड्रोजन की जगह हम अलग अलग चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अगर मैं H की जगह CH3 लगा दूं, NH2CHCOOH, और मैं यहाँ पे H की जगह CH3 लगा दूं तो ये हो जाएगा एलानाइन। ऐसे ही डिफरेंट, देखो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स याद नहीं करने, बस कुछ टॉपिक्स में कई बार हमें एक आध एग्जांपल देके चीजों को समझाना होता है। तो आप ग्लाइसिन याद रखो, एलानाइन याद रखो, एक और मैं बता दूंगा चैप्टर के अंदर। तो एक दो स्ट्रक्चर्स याद रखिए, वैसे स्ट्रक्चर्स की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। तो एनीवेज आई होप आपको अमाइनो एसिड समझ में आ गया होगा कि अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर एक अमाइन ग्रुप भी होता है और एक एसिडिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। अब हमें इसकी दो क्लासिफिकेशंस देखनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स को दो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दी गई हैं। एक तो पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप्स। बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप से हमारा क्या मतलब है? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द
नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दीज अमाइनो एसिड 3 तरह के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. 3 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक. मैंने अब आपको बताया ना कि जो NH2 ग्रुप होता है वो तो बेसिक होता है और COH ग्रुप होता है एसिडिक. तो वो अमाइनो एसिड्स जिनमें इक्वल नंबर ऑफ NH2 और COH ग्रुप्स होंगे, मान लीजिए एक NH2 है एक COH है, तो एक बेसिक ग्रुप है एक एसिडिक ग्रुप है, तो इस रेस्पेक्ट में हम इसे न्यूट्रल बोलेंगे. तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स आर दोज व्हिच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप्स. न्यूट्रल अमाइनो एसिड तो उन्हें बोलते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ NH2 और COH ग्रुप्स होते हैं, मतलब जितने बेसिक ग्रुप होते हैं उतने ही एसिडिक ग्रुप होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर देम टू बी न्यूट्रल. देखिए जरूरी नहीं है कि वो pH वाइज न्यूट्रल हो. मैं आपको ये बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि वो pH वाइज न्यूट्रल, क्योंकि ये याद रखिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं. COH is a weak acid, but NH2 is a relatively strong base. तो नेट तो ये हो सकता है बेसिक हो, ठीक है, pH वाइज हो सकता है इसका pH 7 से ऊपर जा रहा हो, लेकिन न्यूट्रल हम इस सेंस में नहीं बोल रहे कि इसका pH 7 है. न्यूट्रल हम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे बोल रहे हैं कि जितने एसिडिक ग्रुप है उतने ही बेसिक ग्रुप है. ठीक है, सो ये याद रखिएगा, जितने एसिडिक ग्रुप है उतने ही बेसिक ग्रुप है. अगर NH2 और COH बराबर होते हैं इन नंबर तो हम उसे बोलते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स. और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के दो एग्जांपल्स याद रखिएगा, ग्लाइसिन एंड एलानाइन. ग्लाइसिन एंड एलानाइन. एसिडिक अमाइनो एसिड्स वो होते हैं which contain more number of acidic groups relative to NH2 groups, जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे. मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे H हटा के आप अलग अलग चीजें लगाओगे, तो हो सकता है H हटा के आपने कोई चेन लगाई और उसमें आगे चल के एक और एसिड आ गया, ठीक है, इतना पोर्शन तो कॉमन रहेगा ही रहेगा. लेकिन यहाँ पे जो आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, अगर आगे चल के इस चेन में आपने कोई एसिडिक ग्रुप लगा दिया तो फिर एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे और बेसिक ग्रुप एक कम रह जाएंगे, तो हम उन्हें बोलेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड्स. तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर दोज व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप्स रिलेटिव टू द बेसिक ग्रुप्स, या आप कह लीजिए मोर नंबर ऑफ COH ग्रुप्स रिलेटिव टू NH2 ग्रुप्स. ठीक है, जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होती है, बेसिक ग्रुप्स कम होती हैं. इसके एग्जांपल में याद रखिए, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. इनके स्ट्रक्चर्स नहीं याद रखने, बस नाम याद रखिए. एक आध एग्जांपल कई बार पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क 2 मार्क में. बेसिक अमाइनो एसिड्स, अब आप बताइए बेसिक अमाइनो एसिड क्या होंगे. यू कैन क्वाइट इमेजिन कि बेसिक अमाइनो एसिड्स ऑब्वियसली वो होंगे व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स रिलेटिव टू COH ग्रुप्स, जिनमें बेसिक ग्रुप ज्यादा होंगे, NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे और COH ग्रुप कम होंगे. इसके एग्जांपल में याद रखिए, ग्लूटामाइन एंड एस्पार्जिन. ठीक है, तो ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा. आप समझ गए सब लोग कि बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? यस सर. ठीक, ये पहली क्लासिफिकेशन. दूसरी क्लासिफिकेशन भी बहुत सिंपल है. दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन सिंथेसिस. बेस्ड अपॉन सिंथेसिस. देखिए, सिंथेसिस के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं. ये आप में से काफी लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, क्योंकि ये बेसिक एक जनरल साइंस है जो लोअर क्लासेस में भी पढ़ा दी जाती है. अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये डेफिनेटली आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सुना होगा और मालूम भी होगा कि सिंथेसिस के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. लेकिन देखिए, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ड का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमारे लिए जरूरी है और ये हमारे लिए जरूरी नहीं है. ऐसा नहीं है. एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब बस इतना है, जरूरी तो हमारे लिए सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं,
क्योंकि जब तक सारे अमाइनो एसिड नहीं होंगे हमारी बॉडी में तब तक प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो प्रोटीन बनाने के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, हर अमाइनो एसिड हमारे लिए जरूरी होता है। लेकिन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल इस बेसिस पे कहा जा रहा है कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है। सम सर्टेन अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। और जो हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है वो हमें डाइट के थ्रू लेने जरूरी नहीं होते। अगर वो डाइट में नहीं भी होंगे, हमारे फूड में नहीं भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें सिंथेसाइज कर लेगी। तो उन्हें बोलेंगे नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रेजेंस इन आवर फूड। हमारे फूड में होना जरूरी नहीं है, हमारी बॉडी में होना तो जरूरी है लेकिन हमारे फूड में होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बॉडी उन्हें सिंथेसाइज कर लेगी, वो होंगे नॉन एसेंशियल। और जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे और फूड के थ्रू लेने जरूरी हो जाएंगे वो होंगे एसेंशियल। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी एंड दे शुड बी एसेंशियली टेकन थ्रू डाइट। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और इन्हें डाइट के थ्रू लेना जरूरी होता है, ये हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स में जरूर होने चाहिए। लेकिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है और ये हमारी डाइट में नहीं भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको मीनिंग समझ में आया? यस सर। आकृति बताइए कि इनमें से कौन से हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते? सर एसेंशियल। एसेंशियल हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। इसके दो एग्जांपल याद रखिए, यूसाइन एंड आइसोल्यूसाइन। और नॉन एसेंशियल में आप दे सकते हैं ग्लाइसिन एंड एलानाइन, ठीक है। सो दीज वर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमने बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप एंड बेस्ड अपॉन सिंथेसिस इन आवर बॉडी हमने दो टाइप की क्लासिफिकेशन देखी। अब जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने जा रहा हूं अमाइनो एसिड से रिलेटेड, वो अमाइनो एसिड से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी से आप अमाइनो एसिड को अच्छी तरह समझोगे, ठीक है। पूरा एक पेज लिखवाना है मुझे आपको, ठीक है। ओरली नहीं समझ में आएगा, नाउ वी हैव टू राइट, ठीक है। पूरा एक पेज डिक्टेट करूंगा, आप लिखेंगे और उसके बाद मैं आपको उसे समझाऊंगा। सब लोग रजिस्टर ओपन करके रेडी हैं? रजिस्टर ओपन कर लीजिए सब लोग। जब ओपन कर लें तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको डिक्टेट करना स्टार्ट करूंगा। जो टॉपिक हम लिखने वाले हैं उसकी हेडिंग आप डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स। बताइए सब लोग रेडी हैं? यस सर यस सर। ठीक है, सो मैं डिक्टेट करना स्टार्ट कर रहा हूं। आई होप सब लोग रेडी हैं रजिस्टर के साथ। पॉइंट वाइज नहीं लिखना कुछ भी, जस्ट एक पैराग्राफ लिखते चले जाना है आपको। पूरा पेज मैं एक लिखवाऊंगा आपको। लिखिए, all amino acids are colorless crystalline solids, with high melting point colorless crystalline solid with high melting points, and they are readily soluble in water.
they are readily soluble in water. लिखा आपने? All amino Yes. acids are colorless crystalline solids. एक बार फिर से सुन लीजिए अगर किसी का मिस हुआ तो. All amino acids are colorless crystalline solids readily with high melting points. Boiling point भी लिख सकते हैं लेकिन boiling point की हमें जरूरत नहीं है. With high melting points and they are readily soluble in water. Further लिखिए when they are dissolved, when amino acids are dissolved, when amino acids are dissolved, in a neutral aqueous solution, when amino acids are dissolved in a neutral aqueous solution, when amino acids are dissolved in a neutral aqueous solution, then they exist as the Zwitter ions. Then they exist as the Zwitter ions. However, if the amino acids are dissolved, in an acidic solution, if the amino acids are dissolved in an acidic solution, then they exist as cations. आकृति कहां तक लिखा? सर मैंने अमीनो एसिड्स आर डिसॉल्व्ड इन तक लिखा था. When amino acids are dissolved in an acidic solution, then they exist as cations. And migrate towards cathode upon electrolysis. Migrate towards cathode upon electrolysis. But if they are dissolved in a basic solution, then they exist as anions. And migrate towards anode upon electrolysis. Further लिखिए, since at low pH,
the amino acids migrate towards, since at low pH the amino acid migrate towards cathode, and at high pH they migrate towards anode, and at high pH they migrate towards anode. एलन कहां तक लिखा? एलन, since at low pH they migrate towards cathode and at high pH they migrate towards anode, therefore the particular pH range, at which they neither migrate towards cathode nor towards anode, at which they neither migrate towards cathode nor towards anode, is known as the isoelectric point. Isoelectric point. फर्दर लिखिए, for all neutral amino acids, the value of isoelectric point varies between 5.6 to 6.3. Varies between 5.6 to 6.3. Varies between 5.6 to 6.3. यहां तक लिखा? Yes, sir. फर्दर लिखिए, out of the 20 amino acids of general occurrence, जनरल अकरेंस के आगे कॉमा लगाइए. Glycine is the only optically inactive amino acid while all other amino acids are optically active. क्या आप लोगों ने यहां तक लिख लिया? लिख लिया सर. आप में से किसी का भी बीच में कोई लाइन मिस तो नहीं हुई? नो सर. ठीक है, देखिए सबने लिख लिया, ऑलमोस्ट एक पेज हो गया होगा पूरा.
अब मैं आपको समझा दूं कि मैंने क्या बताया है यहाँ पे, ध्यान से समझिए, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में सारी बातें समझा रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए NH2 CH2 COOH, this is the simplest amino acid, glycine. ये एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, और किसी भी अमाइनो एसिड के 4 तरह के बिहेवियर याद रखो, 4 बिहेवियर्स ऑफ एन अमाइनो एसिड। कोई भी अमाइनो एसिड अपनी सॉलिड स्टेट में, देखो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। पहले तो इसी लाइन को समझ लीजिए। आप बताइए, क्या COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप, क्या ये दोनों ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए केपेबल हैं? Yes, sir. Yes, sir. आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। जहां पे भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से अटैच्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो आप देखिए ये वाला HO से अटैच्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये वाला HN से अटैच्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये याद रखिएगा, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। टाइट पैकिंग में होते हैं तो ये सॉलिड बन जाएंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। किसी भी चीज का सॉलिड बनना, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पैकिंग। ठीक है, सो अमाइनो एसिड्स एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड एट द सेम टाइम ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए वाटर में भी सॉल्युबल है। तो आई होप आपको पहली लाइन समझ में आ गई होगी कि कोई भी अमाइनो एसिड एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ऑल ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये याद रखिएगा, कोई भी अमाइनो एसिड अपनी सॉलिड स्टेट में एक सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। अमाइनो एसिड्स बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक एंड अ बेसिक ग्रुप। आपको पता है एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर तो एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप एक साथ प्रेजेंट है, तो दोनों ग्रुप का साइमल्टेनियस प्रेजेंट होना इसको एक सॉल्ट की तरह बिहेव करवाता है। तो पहला बिहेवियर तो ये याद रखिए कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं दे बिहेव्स लाइक अ सॉल्ट। अपनी सॉलिड स्टेट में वो सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उनके अंदर एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों होते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें एक न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दें, अगर हम इन्हें प्योर वाटर में डिसॉल्व कर दें न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में, तो पानी में डिसॉल्व करते ही आप देखेंगे यहां से H+ निकल जाएगा। लेकिन ये H+ निकल के जाएगा कहां? हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि H+ निकल के वाटर के साथ कंबाइन होगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे ही आप इसे पानी में डिसॉल्व करोगे यहां से H+ निकलेगा और निकल के इसके लोन पेयर पे अटैक कर देगा। यहाँ लोन पेयर है तो यहां से H+ निकल के इसके लोन पेयर पे अटैक कर देगा, तो यहां से हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और वहां से हो जाएगा COO नेगेटिव। ये बच जाएगा एक ज्वेटर आयन, NH3 पॉजिटिव CH2 COO नेगेटिव, ज्वेटर आयन। तो जब भी किसी अमाइनो एसिड को आप एक न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो दे फॉर्म्स द ज्वेटर आयन। आप लोगों को याद होगा आज हम दूसरी बार ज्वेटर आयन पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने ज्वेटर आयन अमाइंस वाले चैप्टर में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था ज्वेटर आयन ऐसे आयन्स होते हैं जिनमें जो चार्ज सेपरेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से नहीं बल्कि प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से आता है। ठीक है, तो कोई भी अमाइनो एसिड अपनी सॉलिड स्टेट में सॉल्ट की तरह और न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में एक ज्वेटर आयन की तरह बिहेव करता है। बट अगर हमने इसे न्यूट्रल सॉल्यूशन में ना डिसॉल्व करके किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा या बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा तो क्या होगा? अगर सपोज करो हम इसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन मतलब हाई पीएच। हाई पीएच मतलब सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस होंगे। तो अगर आप अमाइनो एसिड को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो फिर अमाइनो एसिड अपना H+ देगा
लेकिन अब की बार ये H+ बेसिक सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन इज इवन मोर बेसिक देन दिस NH2 ग्रुप। पहले तो ये NH2 पे जाता था, लेकिन अब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा बेसिक है, तो सॉल्यूशन इसके प्रोटॉन को खुद खींच लेगी, ठीक है। तो ये H+ निकलेगा, लेकिन निकल के NH2 पे नहीं अटैक करेगा, बल्कि सॉल्यूशन में चला जाएगा बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन में ये ज्वेटर आयन नहीं बनेगा, बल्कि यहां से H+ निकल के सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये एनायन बन जाएगा। ये बन जाएगा NH2, इधर से तो ये न्यूट्रल ही रहेगा और इधर से हो जाएगा COO नेगेटिव, तो ये बन जाएगा एनायन। और अगर आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा तो ये एनोड पे माइग्रेट कर जाएगा। ये है बेसिक सॉल्यूशन में इसका नेचर। अब इमेजिन करो अगर हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते, एसिडिक सॉल्यूशन मतलब लो पीएच। लो पीएच मतलब एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें बहुत सारे H पॉजिटिव है। तो अगर आप इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं जिसमें पहले से ही बहुत सारे H पॉजिटिव हैं, तो फिर दिस बीइंग अ वीकर एसिड, क्योंकि एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, तो ये अब डिसोसिएट ही नहीं होता, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में अब की बार यहां से ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये COH ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन में से कोई H+ निकल के इसके लोन पेयर पे अटैक कर देगा। और अगर सॉल्यूशन में से कोई H+ निकल के इसके लोन पेयर पे अटैक कर देगा, तो इस एंड से ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। तो आपकी बार ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव CH2COOH। आपकी बार ये कैटायन बन जाएगा, और अगर आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा तो एट कैथोड माइग्रेट कर जाएगा। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट बिहेवियर, पहले तो ये याद रखिए कि कोई भी अमाइनो एसिड एक सॉलिड स्टेट में सॉल्ट की तरह बिहेव करता है, न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन में ज्वेटर आयन की तरह बिहेव करता है, बेसिक सॉल्यूशन में एनायन की तरह बिहेव करता हुआ एनोड पे माइग्रेट कर जाता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में कैटायन की तरह बिहेव करता हुआ कैथोड पे माइग्रेट कर जाता है। अब इससे हमने एक चीज कंक्लूड करी, देखिए अगर लो पीएच हाई पीएच पे, अगर हाई पीएच पे कोई अमाइनो एसिड एनोड पे माइग्रेट कर रहा है और लो पीएच पे कोई अमाइनो एसिड कैथोड पे माइग्रेट कर रहा है, तो हमने सोचा एक इंटरमीडिएट पीएच ऐसा जरूर होगा जिस पे वो कहीं माइग्रेट नहीं करेगा। हाई पीएच पे कर रहा है एनोड पे माइग्रेट, लो पीएच पे कर रहा है कैथोड पे माइग्रेट, तो कोई ना कोई बीच का पीएच ऐसा जरूर होगा जिसपे वो कहीं माइग्रेट नहीं करेगा, और वो पीएच वैल्यू, वो पीएच रेंज जिसमें ये कहीं माइग्रेट ना कर पाए, ना एनोड पे ना कैथोड पे, उस पीएच को बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उस पीएच वैल्यू को कहते हैं जिस पीएच पे अगर आप अमाइनो एसिड को डिसॉल्व करो तो परफेक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाएगा और कहीं माइग्रेट नहीं करेगा, ठीक है। और ये देखा गया है कि जितने भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रल मतलब जिनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर होती है, उन सभी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स की जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू होती है वो 5.6 से 6.3 के बीच में लाई करती है। इसे समझो आप, देखो मैंने अभी आपको बताया कि इवन अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड इज नॉट पीएच वाइज न्यूट्रल। जैसे आप न्यूट्रल बोल रहे हो ना, वो भी नेट बेसिक है, स्लाइटली बेसिक है, क्योंकि COH एक वीक एसिड है बट NH2 एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इवन द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स आर स्लाइटली बेसिक। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी सॉल्यूशन परफेक्टली न्यूट्रल बने, तो सॉल्यूशन को थोड़ा सा एसिडिक लेना पड़ेगा। अगर आप 5.6 से 6.3 के पीएच रेंज में किसी भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं तो वो परफेक्टली पीएच वाइज न्यूट्रल हो जाएंगे, और उस वक्त ना वो कैथोड पे माइग्रेट करेंगे ना एनोड पे माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट पीएच रेंज जिस पे ये कहीं माइग्रेट ना कर पाए उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। और जितने भी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं उन सब की जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं लाई करती है, ठीक है। लास्टली ये याद रखिएगा कि आउट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स दिस इज द ओनली अमाइनो एसिड व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरलिटी जरूरी होती है। कायरलिटी मतलब कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स, लेकिन इस कार्बन पे तो 2 H एक जैसे लगे हुए हैं, तो ये कायरल नहीं है, ये अकायरल है, दैट्स व्हाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन बाकी के 20 अमाइनो एसिड्स में, बाकी के 19 अमाइनो एसिड्स में मैंने क्या बताया कि H हटा के आप कुछ और लगा दोगे। अब जैसे ही H हटा के कुछ और लगाओगे तो कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द 19 अमाइनो एसिड ग्लाइसिन के अलावा बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन ग्लाइसिन इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड। ये सारी चीजें मैंने आपको इस पैराग्राफ में लिखवाई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये पूरा फ्लो चार्ट नोट करेंगे आप मुझे बताइए किसको क्या चीज नहीं समझ में आई। सर बोलो। सर हमने आपने ना शुरू में ये बोला था कि अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ बनता है, एक बार ये बता दो। पेप्टाइड बॉन्ड तब बनेगा जब हम प्रोटीन बनाएंगे। अभी हम प्रोटीन बनाएंगे जब अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बनाएंगे तब बनेगा पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज होती है, लेकिन अगर हम कोई प्रोटीन नहीं बना रहे, सिर्फ अमीनो एसिड इकट्ठे रखे हुए हैं, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पैक्ड हो जाएंगे। और सर एक बार ये मान लो एक बीकर में मैं 4 मोल ग्लाइसिन के रख देता हूं, तो वो चारों मोल ऑफ ग्लाइसिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू पैक्ड होंगे। लेकिन अगर मैं ग्लाइसिन को एलालाइन से जोड़ना चाहता हूं तो मुझे पेप्टाइड लिंकेज बनानी पड़ेगी। ओके सर। आएगा, अभी पेप्टाइड लिंकेज पे आएंगे हम। और सर एक बार ये एसिडिक सॉल्यूशन वाला एक बार बता दो, ये जो आपने बताया था लास्ट वाला। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? वीक। जो वीक एसिड होता है ना, वो उस वक्त डिसोसिएट नहीं होता जब सॉल्यूशन पहले से ही बहुत ज्यादा एसिडिक होती है। ठीक है, तो क्योंकि सॉल्यूशन पहले से ही बहुत ज्यादा एसिडिक है तो ये आपकी बात डिसोसिएट हुआ ही नहीं। ठीक है, और अगर ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो यहां से तो ये न्यूट्रल रहा, लेकिन सॉल्यूशन में कुछ कोई H+ निकल के इसके लोन पेयर पे अटैक कर देगा, तो ये कैटायन बन जाएगा और कैथोड पे माइग्रेट कर जाएगा। ओके सर। बाकी सब लोग बताइए, ईवा, गर्विता, दिव्यांशी, औंद्रिला, आशुतोष, अर्पण, सब समझ में आ गया? Yes, सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बताई है। No, sir. ठीक है, सो आज आप लोग इतना कर लीजिए, बाकी का हम दोपहर को कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ जी अर्पण। सर आपके किसी बैच में पी ब्लॉक शुरू हुआ है अभी? शुरू नहीं हुआ, खत्म होने वाला है। मतलब जो ग्रुप 16 है वो ऑलमोस्ट खत्म होने पे है, फिर 17 और 18 करवाऊंगा, 15 हो चुका। सर फिर मैं ज्वाइन कर लूं वो वाला बैच? मैं तो आपके बैच में पहले भी बोला हुआ है, किसी भी स्टूडेंट को कोई सा भी बैच ज्वाइन करना है तो कर लिया करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर टाइमिंग्स क्या है? एक्चुअली मुझे भी करना था। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक मैसेज भेजा था आपको जिसमें नए रिवाइज टाइमिंग्स लिखे थे दूसरे बैचेस के, इसीलिए भेजा था ताकि आप लोगों को अगर कोई और बैच ज्वाइन करना हो तो उन टाइमिंग्स के हिसाब से कर सके। सबको मिला होगा सर मैसेज? मतलब सब में सेम ही चल रहा है तो कोई सा भी कर लें फिर? हाँ, मतलब ये हो सकता है कि किसी में सल्फर की रोम्बिक फॉर्म चल रही हो तो किसी में मोनोक्लिनिक चल रही हो, बस इतना डिफरेंस हो सकता है, बाकी टॉपिक सब में सेम ही चल रहा है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, नए टाइमिंग्स आपको भेजे हुए हैं मैंने, आपके पास मैसेज है कौन कौन से टाइमिंग पे कौन कौन से डेज में कौन से बैच चल रहे हैं, आप किसी में भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।